तो आज का पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन के टर्म्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंटिंग करना है किसका? इशू ऑफ डिवेंचर का। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के एंट्री जो पास करना है, जो अकाउंटिंग करना है आपको, वो इशू ऑफ डिवेंचर का ही करना है। बस इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास करते समय आपको रिडम्पशन का जो टर्म्स और कंडीशन है उसे ध्यान में रख के करना होगा। तो ये क्या क्या हो सकता है और वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसको देखते हैं। जब आप इशू करेंगे तो इशू करने के टाइम आप बताएंगे कि हम क्या पैसा, मेरा क्या फेस वैल्यू है और कितने रुपए पे करेंगे, यही ना। जैसे कंपनी ने कहा, कंपनी के डिवेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितना है? 100 रुपीज़। तो अगर कंपनी 100 रुपीज़ को इशू करते समय 100 रुपये में ही करे तो उसको हम इशू एट पार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर 100 रुपीज़ के डिवेंचर को 100 रुपीज़ में ही इशू कर दिया जाए तो इशूड एट पार होगा कि नहीं? तो आपने डिवेंचर को इशू किया है एट पार पे, एट पार पे, पहला केस। दूसरा, डिवेंचर को इशू करेंगे प्रीमियम पर। तीसरा केस, डिवेंचर को इशू करेंगे डिस्काउंट पे। यही 3 तरीके से करते हैं कि नहीं? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। रिडम्पशन कैसे करेंगे? तो रिडम्पशन भी करते समय, रिडम्पशन का मतलब ना समझ में आए तो बगल में क्या रख लीजिएगा? पेमेंट। मतलब जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते समय आप एट पार पे कर सकते हैं कि नहीं? रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? हम डिवेंचर को एट पार पे इशू करके एट पार पे रिडम्पशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग क्या थी आपकी? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। अकाउंटिंग जो करना है वो इसका करना है। अकाउंटिंग जो करना है वो किसका करना है? इशू ऑफ डिवेंचर की अकाउंटिंग करना है। तो एंट्री जो पास होगी वो इसका, इसका और इसका होगा। इसकी एंट्री नहीं पास करना है, इसकी एंट्री पास नहीं करना। लेकिन आगे लगा दिया कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री तो पास करिए, लेकिन रिडम्पशन के जो टर्म्स और कंडीशन है उसको ध्यान में रख करके, उसको ध्यान में, मतलब आज आप इशू कर रहे हैं, आज आप इशू करने वाली एंट्री पास करिए, लेकिन जो डिवेंचर आज आप इशू कर रहे हैं उसको 5 साल बाद कितना रुपया देंगे वो तो इशू करते समय ही आप बता देते हैं ना। भाई ये मेरा डिवेंचर 100 रुपये का है, आप ले लो, हम 5 साल के बाद आपको 100 रुपया दे के बाहर कर देंगे। तो इसको बोलेंगे एट पार रिडम्पशन। दूसरा, हमारा 100 रुपये का डिवेंचर है, आप ले लीजिए, हम फ्यूचर में आपको पेमेंट 105 रुपये करेंगे। तो ये हो गया इशू एट पार लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम हो गया। तीसरा, हमारा डिवेंचर 100 रुपये का है, ले लीजिए, लेकिन जब हम फ्यूचर में चल के आपको पेमेंट करेंगे तो 100 रुपये की जगह 90 रुपया ही दे करके केवल पेमेंट करेंगे।
कितना रुपये दे करके? 90 रुपीज़ ही दे करके पेमेंट। लेकिन जब ये वर्ड यूज कर देंगे हम रिडम्पशन किस पे करेंगे? डिस्काउंट पर। तो कोई भी पर्सन आपके डिबेंचर को नहीं लेगा। सोचिए, आप पब्लिक हैं, अगर हम आपको ऑफ़र करें कि आप हमें 100 रुपया दीजिए और हम आपको उस पर इंटरेस्ट देते रहेंगे 5 साल तक, और 5 साल बाद आपका 90 रुपया देकर आपको हम निकाल देंगे, तो आप मानेंगे क्या? दे रहे हमको 100 और पाएंगे कितना? तो कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कोई, है कि नहीं? तो आपको रिडम्पशन एट डिस्काउंट का केस नहीं दिखाई देगा, लेकिन रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम दिखेगा। अगर आप फ्यूचर में एट पार पे रिडम्पशन करते हैं, किस पे? तो क्या फ्यूचर में कोई लॉस है? नो लॉस। फ्यूचर में आपको कोई भी लॉस नहीं होगा और ना ही कोई प्रॉफिट होगा। बोलिए, ना कोई प्रॉफिट और ना ही कोई। लेकिन अगर आप रिडम्पशन फ्यूचर में प्रीमियम पे करेंगे तो हमेशा क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? कैसे? 100 रुपये का डिबेंचर देते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें फ्यूचर में 110 रुपया पे करेंगे, तो 10 रुपये अपनी जेब से देना पड़ेगा कि नहीं? घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो लॉस होता है। वो क्या होता है? लॉस। अब सपोज दैट मान लीजिए कोई ले भी लिया डिस्काउंट पे, कोई डिस्काउंट पे ले भी ले, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? है कि नहीं? प्रॉफिट होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सुने हैं नाम? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करिए। फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड, लेकिन फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करिए। यही बोलता है ना? ये कहता है फ्यूचर की प्रॉफिट को रिकॉर्ड तो मत करिए। अगर हमें प्रॉफिट हो भी रहा है तो भी हम इशू की एंट्री पास करते समय इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही तो बोलता है। दूसरा, फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करिए। फ्यूचर के लॉस को तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा नहीं? तो इशू वाली एंट्री पास करते समय हम देखेंगे कि क्या हमें फ्यूचर में लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर फ्यूचर में लॉस है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर फ्यूचर में लॉस है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये एट पार पे है तो ना कोई फायदा और ना ही कोई, तो क्या इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ना फायदा ना घाटा का रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर के लॉस को केवल रिकॉर्ड करना है कि नहीं? तो कुल मिला के सिर्फ कौन सा केस रिकॉर्ड होगा? समझ में आया? अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तब तो कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन वर्ड जो यूज किया है वो इसके लिए ही काम करेगा। और अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं है तो फिर एकदम आसान एंट्री है, एंट्री पास करके छोड़ देंगे। समझ में आया इतना कि नहीं आया? कहीं दिक्कत किसी को? पहला पॉइंट है हमारा व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर को इशू भी किया गया एट पार पे और डिबेंचर का रिडम्पशन भी करना है एट पार पे। केस नंबर फर्स्ट, डिबेंचर इशूड एट पार, शॉर्टकट लिख लें, रिडम्पशन एट पार। बोलिए, डिबेंचर इशू हुआ एट पार पे और रिडम्पशन भी होगा एट पार पे। कितने रुपए का एक डिबेंचर है? कितना डिबेंचर इशू किया नहीं बताया है, मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हम मान लेते हैं कितना इशू किया? 1000। कितना मान लेते हैं? 1000 डिबेंचर इशू किया। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? अब आप बताइए, आप पब्लिक को 1000 डिबेंचर देते हैं और एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपये का। तो पब्लिक से 100 रुपये को टुकड़ों में ले रहे हैं कि एक ही बार में ले रहे हैं?
एक ही बार में। कहीं बताया क्या कितना एप्लीकेशन पे, कितना अलॉटमेंट है, कितना कॉल है, कुछ मेंशन किया? इसका मतलब पूरा पैसा एक ही बार में कंपनी रिसीव कर रही है। और हमने बताया है कि जब पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू एक बार में आपको मिल जाए तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वर्ड एक ही साथ यूज होते हैं। बोलिए, मालूम है कि नहीं? अब ध्यान से बताइए, आप डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा कि जाएगा? सभी लोग कंपनी बन के सोचिए, आप डिबेंचर पब्लिक को देंगे कितना? 1000 डिबेंचर, और हर एक डिबेंचर का पब्लिक आपको 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेगी तो कितना पेमेंट करेगी? आपके पास आएगा कि जाएगा? तो पहली एंट्री रिसीव करने वाली करेंगे कि नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टू लगा करके जो भी परसेंटेज का डिबेंचर हो लिखेंगे। अब यहाँ पर डिबेंचर का परसेंटेज मेंशन नहीं था, मान लेते हैं 10% वाला है तो टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। बोलिए, इसके बाद जो अमाउंट आएगा यहाँ 1 लाख और यहाँ 1 लाख लिख लेंगे। पैसा मिलने के बाद कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो ट्रांसफ़र वाली एंट्री भी पास करेंगे कि नहीं इसी बगल में? तो अगली एंट्री ट्रांसफ़र की करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं? तो लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है कि नहीं? कितना रुपया? कोई कंफ्यूजन तो बोलिए। आपने डिबेंचर को इशू करने पे जितना पैसा पाया उसको पहले रिसीव कर लिए, फिर वही पैसा ट्रांसफ़र कर दिए। पहला केस आपका यही है कि डिबेंचर को इशू किया एट पार पे और रिडम्पशन भी करेगा, है कि नहीं? डिबेंचर 100 रुपया वाला दे करके पब्लिक से 100 रुपया लेता भी है, तो ना तो कोई फ़ायदा, क्योंकि फ्यूचर में भी पब्लिक को पैसा दे करके निकालेगा तो 100 ही रुपया दे के निकाला जाएगा। तो पहला केस समझ में आया कि नहीं? इशू करने की एंट्री पास हो गई। ऊपर वाला केस मिटा दें, ये जो लिखे हैं, है कि नहीं? लिख लीजिए। हाँ 2 मिनट में फटाक से लिखिए, आगे करें। चलिए यहाँ देखिएगा, पहला केस हो गया है। दूसरा केस क्या था आपका कि डिबेंचर को किस पे इशू करना था, है ना? चलिए देखिएगा, दूसरे पॉइंट में है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रेडीमेबल एट पार। इशूड बोल रहा है एट डिस्काउंट हो और रेडीमेबल बोल रहा है एट पार हो, यही बोला है। इसका मतलब कंपनी जब डिबेंचर को इशू करेगी तो इशू करते समय 100 रुपीज़ का जो डिबेंचर है उसको 5 रुपीज़ के अगर डिस्काउंट पे इशू करेगी कंपनी तो सिर्फ कितना पैसा पाएगी? 95। यही उसको रिसीव होगा। और रेडीमेबल एट पार का मतलब कितना पेमेंट करना पड़ेगा? फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अगर ये चेक करना है तो उसके लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अगर ये चेक करना है तो उसके लिए इशू करते समय फेस वैल्यू और रिडम्पशन करते समय रिडीमेबल वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। अगर फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू दोनों बराबर है तो ना फ़ायदा और ना ही घाटा, है कि नहीं? अगर आपकी इशूड वैल्यू 100 रुपया है और रेडीमेबल वैल्यू भी 100 रुपया ही है, मतलब इशू करने पे 100 रुपये उसकी इशूड वैल्यू थी और ये कितनी? ठीक है, इसी को आप
फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं या नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं। फेस वैल्यू आपका 100 और रिडीमेबल कितना 100। तो क्या कोई फ़ायदा घाटा हो रहा है? नो सर। तो 100 बराबर हो जाएगा, तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना, 100। स्टूडेंट यहाँ पे 5 रुपये की प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उनको लगता है कि 5 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किया तो कितने का 95 मिल रहा है, सॉरी 5 रुपये का लॉस निकाल देते हैं, 95 मिल रहा है और फ्यूचर में पेमेंट कितना करेंगे, तो उनको लगता है 5 रुपये घाटा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ कि घाटा हुआ अगर ये चेक करना है तो फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू को कंपेयर करिएगा। ठीक है, दोनों इक्वल है तो कुछ भी नहीं, रिडीमेबल वैल्यू ज़्यादा और फेस वैल्यू कम, तब क्या आएगा लॉस। जैसे फेस वैल्यू 100 रुपीज़ लेकिन रिडम्पशन कह रहा है 105 पे करेंगे, तो लॉस कितना रुपया 5 रुपीज़, है कि नहीं। डिस्काउंट का केस बनेगा ही नहीं, वो तो बता ही दिए थे। तो मिलेगा तो 95 ही ना, कहाँ इशू करते टाइम अगर डिस्काउंट पे करेंगे हाँ तो फिर तो लॉस तो हुआ ना। कैसे, फेस वैल्यू उसकी 100 है और इशू 95 पे कर रहे हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने इशू करते समय अपने मर्जी से 5 रुपये छोड़ा है, ज़बरदस्ती किसी ने आपसे नहीं छुड़वाया। तो कुल मिला करके आप पब्लिक से 95 रुपया लेकर उसको डिबेंचर कितने का दे रहे हैं 100 का, और फ्यूचर में जब उसको 100 रुपया पे करेंगे तो वो 100 रुपीज़ का आपको डिबेंचर वापस कर देगा। तो सेटलमेंट तो 100 से ही हो रहा है ना, कि सेटलमेंट हो रहा है 95 या 100 से, तो हमें सेटलमेंट देखना है और फेस वैल्यू से देखना है। ठीक है, तो अब आपने इशू किया है किस पे, डिस्काउंट पे। कितने डिबेंचर लेके चले थे आप 1000, 10% वाला डिबेंचर। अब सोचिए पहले पैसा रिसीव होगा, रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही लिखेंगे। कितने रुपए से 1000 डिबेंचर में मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपए से 95 से, कितने से, तो कितना मिल जाएगा 95,000। क्लियर हुआ। पैसा मिलने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र की एंट्री जब लिखेंगे तो लिखेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर। अब ध्यान दीजिएगा, आपने 95,000 रुपया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे मांगा है, मीन्स लिया है, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया था। तो डिस्काउंट आप अपने मर्जी से दे रहे हैं कि नहीं, तो आपके लिए एक्सपेंस हुआ। तो उसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना, और ये पूरे 1 लाख से हो जाएगा। ठीक है, तो डिबेंचर को अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट पार पे, तो देखिए रिडम्पशन का कुछ कॉन्सेप्ट एंट्री पे आया क्या, सिंपल सा एंट्री आपने केवल पास कर दिया है कि नहीं। अगला केस क्या है, इसको नोट कर लेंगे, इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल किस पे, पार पे, है ना। रिडम्पशन का केस 2 ही बनेगा, या तो एट पार पे रिडम्पशन होगा या तो एट प्रीमियम पे होगा। एट पार पे अगर रिडम्पशन है तो फिर एकदम सिंपल है, रिडम्पशन अगर एट प्रीमियम है तभी दिक्कत होगा। तो इशूड एट डिस्काउंट की जगह अब क्या आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा, और रिडम्पशन अभी भी क्या रहेगा। तो आपने जब इशू किया डिबेंचर को तो 100 रुपीज़ का था भले ही, लेकिन 10 रुपीज़ प्रीमियम का लेकर के कितने पे किए हैं, लेकिन रिडम्पशन किस पे करेंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर में जब हम रिडम्पशन करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस,
नो प्रॉफिट, नो लॉस। अभी लिख के दिखाए थे ना, नॉमिनल वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे? रिडम्पशन से। तो यहाँ नॉमिनल वैल्यू तो 100 ही है ना, तो 100 का कंपेयर 100 से करेंगे तो कहाँ फायदा घाटा हो रहा है। तो जब फ्यूचर में प्रॉफिट हो तो रिकॉर्ड नहीं करना है, फ्यूचर में लॉस हो तो रिकॉर्ड। तो क्या यहाँ लॉस हो रहा है? तो सिंपली उस बात को छोड़ देते हैं, रिडम्पशन की कहानी उधर ही खत्म हो गई। सिंपल इशू वाली एंट्री पास करते हैं। तो पहले पैसा, तो बैंक अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड 1000 डिबेंचर में मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 110 का। तो कितना आ जाएगा? 1,10,000, 1,10,000। रिसीव करने के बाद क्या करेंगे? तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के रूप में टोटल कितना मिला है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1,10,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। क्या है? कितना? तो डिबेंचर देखिए 1,10,000 बता रहे हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 से, टू डिबेंचर में पैसा ट्रांसफर होगा जो डिबेंचर का अमाउंट है, कितना? और 10,000 किसका है? तो वो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना? ये आपकी इशू वाली एंट्री हो गई। 3 केस आपने देखा, डिबेंचर को एट पार पे इशू किया, एट पार पे रिडम्पशन किया, तो एट पार वाली सिंपल एंट्री आप पास कर दिए। एट डिस्काउंट पे इशू किया, रिडम्पशन एट पार पे किया, तब भी आप सिंपल डिस्काउंट पे इशू करने वाली एंट्री कर दिए। तीसरा केस आपने देखा, एट प्रीमियम पे इशू किया, रिडम्पशन एट पार पे किया, तो सिंपल प्रीमियम पे इशू करने वाली एंट्री पास कर दी है। कुल मिला के जब रिडम्पशन एट पार पे होगा तो समझ जाइए कि हमें रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में ही नहीं रखना है। क्वेश्चन सिंपल इशू करने वाली एंट्री से होगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का हो जाएगा। उसके बाद का जो हमारा केस है वो कौन सा है? व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आप क्या बन रहा है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे किया जाएगा, लेकिन इशू किस पे करेंगे? पार पे। इशूड एट पार ही रहेगा, लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा। ठीक है, मतलब जब इशू करेंगे तो 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 100 रुपये में ही करेंगे, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट उसको 100 तो देंगे ही देंगे, प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम का भी देंगे। तो कितना देंगे? अब यहाँ पे पूछें कि फ्यूचर में डिबेंचर का रिडम्पशन करते समय प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आंसर क्या आएगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू को कंपेयर करना है किससे? फेस वैल्यू को कंपेयर करना है रिडीमेबल वैल्यू से। तो फेस वैल्यू कितना, रिडीमेबल वैल्यू कितना? तो 10 रुपए का ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं? तो यही लॉस है। यही क्या है? और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड किया जाए। तो पहले इशू करने पे पैसा पाएंगे कि नहीं? तो रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 इनटू। अब मोस्टली स्टूडेंट का एग्जाम के टाइम कन्फ्यूजन क्या बनता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से करें या फिर 110 से करें, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि इशू किया 100 रुपीज़ में और रिडम्पशन करेगा 110 पे, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है किससे करें। तो भैया पहले आप ये तो सोचिए, डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं का मतलब डिबेंचर पब्लिक को, और पब्लिक से कह रहे हैं 10 रुपए का डिबेंचर है, तुम हमें 100 रुपए का डिबेंचर है और तुम हमें 100 रुपया ही देना।
हम जब तुम्हें पेमेंट करेंगे तब कितना देंगे? 110। तो अभी तो हम रिसीव करने की एंट्री पास कर रहे हैं ना, तो रिसीव करने मतलब जितने का डिबेंचर देंगे उतना ही पैसा अगर ले रहे हैं तो 100 रुपये का डिबेंचर दे रहे हैं तो पैसा भी तो 100 से ही पाएंगे, तो फिर 110 की कहानी खत्म हो जाएगी। तो 100 का मल्टीप्लाई 1000 में करके कितना पा जाएंगे? कोई दिक्कत इसमें? फिर यही पैसा क्या करेंगे? ट्रांसफर करते समय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपए से? 1 लाख से। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो 1 लाख रुपया है ये कहाँ ट्रांसफर होगा? टू डिबेंचर अकाउंट में। एक लाइन छोड़ करके लिखे हैं, वो क्यों लिखे हैं रीजन भी अभी बता देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ये एक लाइन छोड़ा क्यों गया? क्योंकि फ्यूचर में हमें लॉस हो रहा है। फ्यूचर में क्या हो रहा है? कितना रुपया? 5 रुपया, सॉरी 10 रुपया पर डिबेंचर, 10 रुपीज पर डिबेंचर। तो कितना डिबेंचर इशू किए हैं? 1000। नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर कितने हैं? 1000 डिबेंचर में मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना घाटा होगा? तो वो आपका लॉस हो रहा है कि नहीं? तो उसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना? ये 10,000 के लॉस को जब आप डेबिट कर देते हैं तो एग्जाम में एक कन्फ्यूजन और होता है कि डिबेंचर को 1,10,000 से कर दे क्या, तो वो नहीं करना है। ये जो लॉस हो रहा है उसी का रीजन आप क्रेडिट साइड से बताते हैं कि ये मुझे 10,000 का लॉस क्यों हुआ। तो रीजन बताएंगे टू रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। हुआ? ध्यान दीजिएगा, पैसा रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना सेम वही एंट्री है कि नहीं? जितना पैसा मिला उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिए। बगल से देखिए, पैसा मिला था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ट्रांसफ़र की एंट्री क्या करते हैं? ट्रांसफ़र में जब आप लिखते हैं तो लिखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, यही करते हैं। आपने ट्रांसफ़र कर दिया, अब फ्यूचर के लॉस को डेबिट कर दिए, फ्यूचर के लॉस को और उस लॉस का रीजन यहाँ से बता दिए। तो एंट्री देखिए ये वाली बन गई कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत? तो डिबेंचर को जब एट पार पे इशू किया जाए और उसका रिडम्पशन एट प्रीमियम पे किया जाए तो कर लेंगे। ये आपने देखा एट पार पे इशू और एट प्रीमियम पर रिडम्पशन। अगला केस क्या बनेगा? डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करना। किस पे? और रिडम्पशन किस पे करना? और यही जो तीनों केस बता रहे हैं एग्जाम में, यही तीनों केस आएंगे भी। रिडम्पशन एट पार वाला केस नहीं आता है, रिडम्पशन एट प्रीमियम वाले केस आते हैं। तो एक एंट्री आपने रिडम्पशन का देख लिया प्रीमियम पे, इसको नोट करेंगे। और दूसरी एंट्री आपको अब बताते हैं। दूसरी एंट्री जो करना है वो किससे रिलेटेड है कि डिबेंचर को इशू किया जाएगा किस पे? डिस्काउंट पार नहीं, डिस्काउंट। लेकिन रिडम्पशन हमारा क्या रहेगा? प्रीमियम ही। मतलब जब आप इशू करेंगे तो 100 रुपीज़ का जो डिबेंचर है उसको 5 रुपीज़ के डिस्काउंट पे करेंगे तो मतलब पाएंगे केवल कितना? 95। अब एंट्री पास करना है। तो सोचिए, आप डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, अपना डिबेंचर किसको दे रहे हैं? पब्लिक को। पब्लिक से पैसा पाएंगे कि नहीं? पब्लिक से कह रहे हैं कि मेरा 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, इसको तुम ले लो और हमें पेमेंट 5 रुपया कम ही देना। कितना? 5 रुपया कम देना। तो कितना देना? तो पब्लिक आपको पैसा कितने रुपए से देगी?
95 पर डिबेंचर। तो आपको पैसा भी रिसीव होगा कितने से? 95 पर डिबेंचर। क्लियर हुआ? तो पहली एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 डिबेंचर में मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? तो कितना आ जाएगा? 95,000। कोई कंफ्यूजन? पैसा पाने के बाद क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। शुक्ला जी बताइए, ट्रांसफ़र की एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू अकाउंट डिबेंचर अकाउंट। कितना रुपया लिखेंगे? 90 नहीं अमाउंट कितना लिखेंगे? 95 95,000। गुड। फिर 1 लाख यहाँ 1 लाख। तो डेबिट और क्रेडिट मैच कहाँ किया? ये बीच में कुछ लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे उसको? लॉस उसको लिखेंगे डिस्काउंट पे है, तो उसको लिखेंगे लॉस ऑन डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन वही गलत है। इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितने से? 5,000 से। देखिए ये हो गया। सिंपल डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने वाली एंट्री बन गई कि नहीं? तो आपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर दिया। बस अब आपको रिडम्पशन की टर्म और कंडीशन को भी ध्यान में रख लेना है कि रिडम्पशन के टाइम कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। तो हो रहा है क्या यहाँ? कितने रुपए का? 15 रुपए का। ये एग्जाम का कंफ्यूजन पॉइंट है, यही डुबाएगा आपको एग्जाम में। 2 बार व्हाइट बोर्ड पे फार्मूला लिख चुके हैं। फेस वैल्यू माइनस को रिडीमेबल वैल्यू से कंपेयर करना है। तो फेस वैल्यू कितना है? 100 100 रुपया। रिडीमेबल वैल्यू कितना है? तो घाटा कितना? 10 तब कहीं कंफ्यूज है। ये एग्जाम में हर स्टूडेंट का कंफ्यूजन बनता है कि 95 मिला है और पेमेंट 110 में होगा तो 15 रुपया घाटा, और लिख करके वो अमाउंट में मैच कराते कराते थक जाएंगे, नहीं करा पाएंगे। ठीक है? तो लॉस को भी डेबिट करेंगे कि नहीं? तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। 10 रुपये से 10,000 में मल्टीप्लाई 1000 में मल्टीप्लाई तो 10,000, और इसी का रीजन तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ। बोलिए, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हुआ? अब अगर आप ये एंट्री पास करके आते हैं तो भी सही है, और कुछ बुक में इन दोनों को मर्ज करके एक नाम से केवल लिख दिया गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 15,000 से। समझ में आया? तो आप चाहे इस तरीके से एंट्री पास करिए और चाहे इस तरीके से एंट्री पास करिए, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है? तो कोशिश करिए इस पे पास करिए, क्योंकि इसमें क्लियर रहता है कि 5,000 इशू करते समय डिस्काउंट दिए थे और 10,000 रिडम्पशन के टाइम दिए। ठीक है? बाकी आपकी मर्जी, जो आसान लगे। तो ये हमारा 5वां पॉइंट खत्म हो गया। लास्ट क्या है? डिस्काउंट पे। यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू किए हैं, इसके जस्ट पीछे एट पार पे इशू किए थे। अब हम इशू भी प्रीमियम पे करेंगे। इशू भी किस पे करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। हैं? नहीं, चेंजिंग में कुछ लोग को कंफ्यूजन होने लगता है, पता नहीं क्या इसी में गोच काच दिए, है ना। मिटा के फ्रेश लिखा जाता है तो माइंड फ्रेश चलता है। हाँ, हमें पता है आपके दिमाग में क्या चलता है, वो मालूम है। नया नया चलता है। हाँ, नई चीज़ों को ऐसे आप बहुत लाइक करते हैं ना। अब किस पे इशू करना है? प्रीमियम पर इशू करना है। तो प्रीमियम का मतलब 100 रुपये के डिबेंचर को इशू करते समय 5 रुपया ज़्यादा लेकर के करेंगे। कितने में? और रिडम्पशन किस पे करने की बात कर रहे हैं? अब देखिए, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहेंगे
तो फ्यूचर में लॉस आपको सिर्फ 5 रुपए का दिखाई देगा। कितना? कैसे? आप अपना लॉजिक लगाएंगे कि डिबेंचर को पब्लिक को बेच के 105 रुपया पाए थे और उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, तो घाटा कितना? 5 रुपया, जबकि एक्चुअल में घाटा 10 रुपये का है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू को कंपेयर करना है किससे? तो नॉमिनल वैल्यू कंपेयर करना फेस वैल्यू। देखो फोटो, नॉमिनल फेस रजिस्टर तीनों एक का ही है। अच्छा ठीक, शुक्ला जी इधर ही रहिए, फार्म में मत आइए, यही रहिए, है ना। तो यहाँ पर 105 रुपये में आप इशू कर रहे हैं, तो पहले पैसा पाएंगे कि नहीं? हाँ अनमोल, एंट्री बताइए। रुके रहिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अमाउंट बताइए। 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे 105 का तो कितना आ जाएगा? 1500 और 1,05,000 1 लाख। ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितना? ठीक, यहाँ पे 1 लाख। गुड, आगे किसको? कितने रुपए से? हाँ, जब प्रीमियम पे इशू किए हैं तो लॉस कहाँ होगा, है कि नहीं? फायदा होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5000। क्लियर हो गया? इशू करते समय हमें 5000 का फायदा हुआ था, उसको लिख लिए। अब रिडम्पशन करते समय हमें क्या होने वाला है? लॉस। फ्यूचर में जब रिडम्पशन करेंगे तो 10 रुपीज़ पर डिवेंचर के हिसाब से लॉस होगा कि नहीं? तो 10 रुपीज़ एक डिवेंचर पे, तो 1000 पे कितना? तो उसको डेबिट लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ। और लॉस को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? कौन बोला क्रेडिट? कोई बोला क्या? और उसका रीजन बता देंगे क्रेडिट साइड से। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने से? देखिए अमाउंट मैच कर रहा है क्या? बोलिए, है कहीं कंफ्यूजन? 6 केस में आपकी एंट्री होती है। एट पार पे रिडम्पशन अगर दे दिया तो रिडम्पशन के टर्म एंड कंडीशन का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई भूल जाइए। सिंपल एंट्री पास करिए। इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। अगर रिडम्पशन प्रीमियम की बात कर रहा है तो तब भी आप इशू वाली सिंपल ही एंट्री करिए। इशू वाली सिंपल ही पास करिए। एट पार का इशू, एट प्रीमियम पे इशू, एट डिस्काउंट पे इशू, बस लॉस वाला ला के जोड़ते जाइए। यही तो किए हैं, बस लॉस वाला ला के जोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं? बाकी जैसे ये प्रीमियम पे इशू किए, मिला पैसा, ट्रांसफर हुआ, तो पहले डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नॉर्मली ट्रांसफर वाली एंट्री जैसे पास होती है वैसे ही तो हुआ, सिंपल वाला। बस फ्यूचर के लॉस को ला के यहीं जोड़ दिए, जोड़ करके रीजन बता दिए। यही तो कर रहे हैं हर जगह। बोलिए, समझ में आया? कर लेंगे? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो फ़ोन कर लीजिएगा, है ना? फ़ोन कर लीजिएगा किसी को भी डाउट अगर बनता है तो। और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोग तो मज़ा लेंगे ही, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वाले जो बेचारे हैं उनको तो नोटिफिकेशन मिले तो उसकी इन्फॉर्मेशन, जब वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तो मिलना चाहिए ना। आप तो बैग उठाए रोज़ पहुंच जाते हैं, आपको कोई नोटिफिकेशन ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगले पर्सन को तो ज़रूरत है ना। तो अगर आपको ज़रूरत है तो पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, मीन्स बेल आइकन का। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं।